गांव में ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे कई सालों से तपस्या में लीन थे। तपस्या खत्म होने के बाद बाबा गांव में घूम रहे थे। तभी उन्होंने गांव में किसी का ठेला देखा। वह ठेला प्याज के पराठे बेचने वाली रूबी और उसके पति महेश का था। बाबा उनके पास जाते हैं। बेटी, कुछ खाने को है तो इस गरीब सन्यासी को दे दो। बाबा, अब आपसे क्या छुपाना, हम हर रोज यहाँ ठेला लगाते हैं, पर कोई हमारे प्याज के पराठे खाने नहीं आता। आज आप इस गरीब के पास आए हैं तो हम आपको खाली पेट नहीं जाने देंगे। आइए, आप यहाँ बैठिए, तब तक मैं आपके लिए प्याज के पराठे बनाकर लाती हूँ। रूबी प्याज के पराठे बनाने लगती है और महेश प्लेट तैयार करने लगता है। प्याज के पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और महेश प्लेट ले जाकर बाबा को दे देता है। प्याज के पराठे खाकर बाबा रूबी के पास आते हैं। बेटी, तुमने इस भूखे सन्यासी का पेट भरा है। यह लो, यह तवा। मैं नहीं जानता यह तवा तुम्हारी कैसे मदद करेगा, पर यह तवा तुम्हारी जिंदगी जरूर बदल देगा। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है पर रूबी के ठेले पर एक ग्राहक नहीं आता। चलो महेश, लगता है मेरे पराठों में ही कोई कमी है जो कोई इन्हें खाने नहीं आता। ऐसी बात नहीं है रूबी, हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भगवान एक दिन सब ठीक कर देगा। दोनों अपना ठेला बढ़ाकर घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए इत्तेफाक से रूबी का तवा नीचे गिर जाता है और गिरते ही वह टूट जाता है। हे भगवान, पहले ही हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा और यहाँ नुकसान और हो गया। कभी कभी तो लगता है भगवान को जरा भी दया नहीं आती हम जैसे गरीबों पर। रूबी टूटे हुए तवे को साथ लेकर घर आती है, जहाँ उसकी सास कुंती खटिया पर पड़ी थी। कुंती कई सालों से एक बीमारी के चलते उठ नहीं पाती थी, इसलिए उसका पूरा दिन खटिया पर ही जाता था। घर पहुंचकर रूबी खाना बनाती है। सभी खाना खाते हैं और रूबी अपनी सास को दवा देती है और महेश के पास जाती है। महेश, मुझे लगता है हमें कोई और काम कर लेना चाहिए। इस व्यापार से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा ही रहा तो हमें घर चलाने में बहुत समस्या होगी। ऊपर से माँ जी की दवा भी हर रोज लानी होती है। ऐसे में हम कैसे चला पाएंगे घर? तुम ठीक कह रही हो। एक काम करते हैं, सिर्फ कल और हम ठेला लगाते हैं। अगर कोई भी ग्राहक नहीं आता है तो हम शहर चले जाएंगे। वही मजदूरी करके जो रुपया मिलेगा उसी से घर चलाएंगे। पर कल ठेला कैसे लगाएंगे महेश? तवा तो टूट गया है ना, और बिना तवे के मैं पराठे कैसे बनाऊंगी? तुम भूल गई रूबी, हमें बाबा ने एक तवा दिया है। कल हम उसी तवे का इस्तेमाल करेंगे। सुबह होती है। महेश और रूबी अपना ठेला लेकर गांव के बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां रूबी अपने प्याज के पराठे बनाने लगती है। वही महेश लोगों को आवाज देने लगता है। उसके पराठे की खुशबू से वहाँ लोग आ जाते हैं। अरे लाओ भाई महेश, एक प्लेट पराठे लगा दो। हाँ भाई, मुझे भी देना पराठे। आज तुम्हारे ठेले से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। उसकी बात सुनकर जैसे रूबी में फुर्ती आ जाती है और वह प्याज के पराठे बनाने लगती है। रूबी प्याज के पराठे बनाकर तैयार कर देती है और महेश उन्हें प्लेट में डालकर ग्राहकों को देता है, जिसे खाकर ग्राहक रूबी के पराठे की बहुत तारीफ करते हैं। वाह रूबी बहन, वाह, क्या पराठे बनाए हैं। ऐसे पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ भाई महेश, आज के पराठे बाकी दिनों के पराठे से बहुत ही अलग हैं। आज लगता है कोई जादू डाला है तुमने इन पराठों में। उस दिन रूबी और महेश को बहुत अच्छी कमाई हुई थी। सारे पराठे बेचकर दोनों घर जा रहे थे। इस बार हमें अच्छा मुनाफा हुआ है महेश। आज लोगों ने पराठे बहुत पसंद किए। ये सब उस जादुई तवे के कारण हुआ है रूबी। सब बाबा की कृपा है। हाँ महेश, अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए। दोनों बातें करते हुए अपने घर चले जाते हैं और रूबी और महेश
आज बहुत खुश थे। आज खाने में क्या बनाऊं महेश? जिन पराठों को खाकर आज सभी ग्राहक इतने खुश थे, हम भी आज प्याज के पराठे ही खाएंगे। रूबी रसोई में जाती है और सभी के लिए प्याज के पराठे बनाने लगती है और सभी के लिए गर्मा गर्म प्याज के पराठे लेकर आती है। प्याज के पराठे की खुशबू से सास कुंती उठकर बैठ जाती है, जिसे देखकर महेश हैरान हो जाता है। सभी प्याज के पराठे खाते हैं, वही कुंती प्याज के पराठे खाते ही अच्छा महसूस करने लगती है। जहाँ कुंती ने इतने सालों से किसी से बात नहीं की थी, वह बोलने लगी थी। कुंती उठकर अपनी बहू रूबी के पास जाती है। रूबी, तूने मेरी इतनी सेवा की है बेटी, तुझे इसका फल जरूर मिलना था। आज तुम दोनों की इतनी सेवा और बाबा के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत से रूबी और महेश को बहुत अच्छा मुनाफा होता है, जिससे वह गांव में एक होटल खोल लेते हैं, जिसका नाम बाबा का ढाबा होता है। ढाबे में स्पेशल प्याज के पराठे खाने लोग दूर दूर से आया करते। तभी एक दिन रूबी की बचपन की दोस्त सुष्मिता आती है, जो रूबी की इतनी तरक्की देखकर जल भुन जाती है। लगता है तूने कोई बड़ा हाथ मार लिया है रूबी, वरना प्याज के पराठे से कोई इतना अमीर नहीं बनता। बस सुष्मिता, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बाबा की कृपा है और मेरे और महेश की कड़ी मेहनत, जिससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा चल, मुझे भी तो खिला अपने प्याज के पराठे। सॉरी स्पेशल प्याज के पराठे। हाँ सुष्मिता, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से प्याज के पराठे बनाकर लाऊंगी। रूबी अपनी दोस्त सुष्मिता के लिए प्याज के पराठे बनाने चली जाती है और पराठे बनाने लगती है। रूबी प्याज के पराठे सुष्मिता के लिए लेकर आती है, जिसे खाकर सुष्मिता का बोलने का अंदाज ही बदल जाता है। वाह रूबी, आज पता चला तेरे प्याज के पराठे इतने फेमस क्यों हैं। इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे मैंने कभी नहीं खाए। सुष्मिता रूबी के प्याज के पराठों की बहुत तारीफ करती है और वहाँ से चली जाती है। अब रूबी और महेश शाम को गरीबों को मुफ्त में प्याज के पराठे बांटने लगे, जिससे उन्हें और भी दुआएं मिली। सुशीला अपनी दोनों बहू नेहा और काजल के साथ रहती थी। उसके दोनों बेटे विदेश में काम करते थे। हर साल वह अपने परिवार से मिलने आया करते। सुशीला अपनी बड़ी बहू नेहा को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह रंग रूप में बहुत सुंदर होती है और काफी अमीर घर से होती है। और वही काजल दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी और वह गरीब परिवार से थी, इसलिए सुशीला को काजल एक आंख नहीं भाती थी। अरे ओ महारानी, तुझे इस घर में हम आराम करने के लिए नहीं लाए हैं, जो तुम अपना बिस्तर ताने सो रही हो। चुपचाप उठो और घर का काम करो। घर का काम करने क्या तुम्हारे घर वाले आएंगे? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। बड़ी आई आराम करने वाली। अगर तू काम नहीं करेगी तो घर का काम कौन करेगा? बड़ी बहू अभी सो रही है, उसके सर में दर्द था। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए जा और जल्दी से उठकर मेरे और मेरी बहू के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। पर माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज काम आप देख लीजिए। अच्छा, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? पूरा दिन तो मैं ही घर में काम करती हूँ। मुश्किल से कपड़े धोना, बर्तन और खाना बनाना और झाड़ू ही तो है जो तू करती है। चुपचाप उठ और हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। अगर तुझसे घर का काम नहीं होता तो आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर से निकल जा। अपनी सास की बात सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी। इसलिए वो अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। तबीयत खराब होने की वजह से काजल को चक्कर आने लगते हैं और काजल वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसकी जेठानी नेहा वहां आती है और काजल के ऊपर पानी फेंक देती है। तभी काजल को होश आता है
और वह खड़ी हो जाती है। उठ कामचोर काजल, सब जानती हूँ मैं। चक्कर आने का बहाना करके यहाँ किचन में आराम से सोई हुई है। यहाँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुझे जरा भी फिक्र नहीं है अपनी जेठानी की। चल उठ और मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म चाय लेकर मेरे कमरे में आ। नेहा वहाँ से चली जाती है और काजल फूट फूट कर रोने लगती है। हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ शादी कर ली मैंने। यहाँ तो मुझे कोई इंसान भी नहीं समझता। अपने मन में विचार करती हुई काजल चाय लेकर अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, जहाँ दोनों सास बहू आने वाले त्योहार होली की बातें कर रही थी। सासू माँ, इस बार होली पर मेरे सभी फ्रेंड्स आएंगे और मैं चाहती हूँ इस बार की होली की पार्टी हम अपने घर में ही करें। बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे और आप तो जानती हैं मेरे अमीर दोस्त महंगे महंगे तोहफे लाएंगे सभी के लिए। हाँ नेहा बहू, तुम जो कह रही हो वही होगा। इस बार की होली की पार्टी हम घर में ही करेंगे। काजल उनकी बात सुन लेती है और कहती है, पर माँ जी, होली की पार्टी अगर घर में रखेंगे तो हर चीज रंग में हो जाएगी और आप तो जानती हैं होली के पक्के रंग कभी छूटते नहीं हैं। तू अपनी टांग मत अड़ा, समझी? बड़ी बहू ने कहा है ना कि पार्टी घर में ही होगी तो घर में ही होगी। और तू चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकती है काजल, हमें बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी इतनी आलीशान होली की पार्टी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। काजल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे नेहा बहू, तूने क्यों बोला इसे कि अपने दोस्तों को ले आए? खामखा उनका भी खाना मंगवाना पड़ेगा, उनका खर्चा अलग, ऊपर से वो कोई महंगे तोहफे भी नहीं लाएंगे। अरे माँ जी, आप तो बुद्धू की बुद्धू ही रहेंगी। इसके फटीचर दोस्त और घर वाले इतनी आलीशान पार्टी में आने से मना ही करेंगे, पर फिर भी अगर आ जाते हैं तो मैंने उनके सामने इसे नीचा दिखाने का एक बहुत बढ़िया प्लान सोचा है। नेहा सुशीला को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर सुशीला खुश हो जाती है। सुशीला और नेहा होली की पार्टी की तैयारियों में लग जाती है। दोनों रेस्टोरेंट से पहले ही खाने की बुकिंग कर लेती है और डेकोरेशन वाले से घर सजा लेती है। वही काजल तबीयत खराब होने के बाद भी घर के काम में लगी हुई थी। रात हो गई थी, सभी सो गए थे। वही काजल किचन में बर्तन साफ कर रही थी। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरा दुख नजर नहीं आता? यहाँ मुझ पर जो अत्याचार हो रहा है क्या आपको नहीं दिख रहा? भगवान कुछ तो करो। होली का दिन आया, सभी मेहमान घर में आने वाले थे। माँ जी, ये देखिए, मैंने होली के लिए ये बेहतरीन साड़ी ली है। अरे वाह बहू, मेरी साड़ी कहाँ है? आपको कैसे भूल सकती हूँ सासू माँ, आपके लिए भी लाई हूँ साड़ी। जेठानी जी, मेरे लिए आप कोई साड़ी लाई हैं क्या? वो क्या है, मेरे पास सभी रंग की साड़ियाँ हैं, पर सफ़ेद रंग की एक भी साड़ी नहीं है। और इतनी आलीशान पार्टी हो रही है तो इस घर की बहू होने के नाते मुझे भी अच्छा दिखना होगा ना। हाँ, तेरे लिए भी लाई हूँ साड़ी, ये देख, और साथ में ये ब्लाउज भी बनवा लिया है मैंने। सुशीला और नेहा एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगते हैं। काजल साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मैं खामखा जेठानी जी को गलत समझ रही थी, वो तो मेरे लिए इतनी अच्छी साड़ी लाई हैं। काजल साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सभी मेहमान धीरे धीरे पार्टी में आने लगे। सभी होली की पार्टी कर रहे थे और डांस कर रहे थे। सभी के साथ काजल भी ठुमके लगाने लगती है। डांस करते हुए काजल के ब्लाउज का हुक टूट गया। असल में यह नेहा और सुशीला की साजिश थी। नेहा ने ब्लाउज के हुक के धागे कच्चे रखे थे, जिससे हुक टूट जाए और काजल सबके सामने शर्मसार हो जाए। नेहा और सुशीला काजल को नीचा दिखाना चाहती थी। काजल डांस करने में इतना मगन थी कि उसे ब्लाउज का हुक टूटने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। हुक टूटने लगे और तभी सुशीला के दोनों बेटे कबीर और गौरव वहां आ जाते हैं। कबीर जल्दी से काजल के पीछे खड़ा हो जाता है। काजल, तुम्हारा ब्लाउज खुल गया है, सीधे कमरे में चलो। सभी वहां से चले जाते हैं। काजल कपड़े चेंज करके बाहर आती है।
काजल, ऐसे कपड़े क्यों पहनने जिससे कि ऐसी समस्या का सामना करना पड़े? इतनी घटिया क्वालिटी के कपड़े तुम कहाँ से लाई हो? कबीर जी, ये कपड़े माँ जी और जेठानी जी लेकर आई हैं मेरे लिए। बस फिर क्या था, दोनों बेटों ने अपनी माँ सुशीला और नेहा को बहुत खरी खोटी सुनाई। दोनों को एहसास हुआ कि औरत होते हुए उन्हें कोई हक नहीं किसी दूसरी औरत की इज्जत को नीलाम करे। दोनों रोने लगी और रोते हुए काजल से माफी मांगी। हमें माफ कर दो काजल। हाँ बहू, हमारी नादानी के कारण आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।